पहला पार्ट हम शुरू करते हैं, इसके बाद में वेरिएशन। ठीक है, बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वेरिएशन को अगर हम डिफाइन करें तो दीज आर द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज। जो मैंने शुरू में भी बताया था कि जब हम जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफ़र देखते हैं तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पूरी चीज़ें सेम नहीं होती। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन के दौरान भी दिख रहे हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को वेरिएशन कहते हैं। एक पेरेंट के सारी प्रोजेनी में और इसी तरह से एक स्पीशीज़ के सारे मेंबर्स में मिलने वाले सारे डिफरेंसेस, ऑल द डिफरेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेरिएशन। हर तरह का डिफरेंस, इसलिए हमने लिखा है कि ऑल द टाइप्स ऑफ डिफरेंस लाइक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, कई बार बाहर से देखने में ही हमें कुछ तो डिफरेंस दिखता है। हम ह्यूमन को ले लें, प्लांट्स ले लें, कोई भी स्पीशीज़ लें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमें बाहर से हर एक में नज़र आ रहा है। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस कई बार मॉर्फोलॉजिकली नहीं दिखता है तो इंटरनली होते हैं, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर। सेल लेवल पर कोई डिफरेंस है, एनाटॉमिकल लेवल पर है, या इवन फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी। तो हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सारे डिफरेंस हम वेरिएशन में काउंट करते हैं। एंड नॉट ऑल दीज, बट उसके साथ साथ एक और ख़ास चीज़ जो मैंने लास्ट में लिखी, बिहेवियरल डिफरेंस, मतलब हमारा बिहेवियर। आप देखिए कई बार ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, एक पर्सन का, एक ह्यूमन का या एक एनिमल का दूसरे एनिमल, जो बिहेवियर है, बिहेवियर तक के डिफरेंस को इंक्लूड किया जाता है। जब हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी से बिहेवियर तक सब चीज़ ले ली तो कुछ नहीं बचा। मतलब बड़ी सिंपल बात कहें तो एक, या यूँ कहें एक स्पीशीज़ के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मिलने वाले हर तरह का डिफरेंस, बिहेवियर से लेकर एनाटॉमी और इंटरनल तक, सारा डिफरेंस कलेक्टिवली वेरिएशन कहलाता है। और जब हम हर चीज़ ले रहे हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं कि वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। वेरिएशन हमेशा होते हैं, ठीक है, और होने ज़रूरी भी है। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड दे आर क्वाइट एसेंशियल ऑल्सो। यह एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इज देयर एनी टू ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ठीक है, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिमिलर, एक होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है कार्बन कॉपी, क्लोन कह सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ जब सेम, आइडेंटिकल। सिमिलर में ज़रूरी नहीं है 100% सेम नहीं होती। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि इज देयर एनी टू ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि यस, हम क्लोन सुनते हैं, ट्विन्स होते हैं, बट ये ध्यान रखना, दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। बल्कि ये अर्थ पर कोई दो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, सिमिलर हो सकते। अब इसी क्वेश्चन को हम जरा दूसरे तरीके से लें। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए इज देयर एनी टू ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, देन वी कैन से यस, टू ऑर्गेनिज्म कैन बी जेनेटिकली आइडेंटिकल बट दे मे नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। अब समझिएगा इस बात को, जेनेटिकली आइडेंटिकल होना कोई बड़ी बात नहीं। इवन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एक जाइगोट बनता है और जाइगोट से जब ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, कई बार उसमें स्प्लिटिंग से दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जाइगोट स्प्लिट हो जाता है और पैरेलल दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, हम जिसको ट्विंस कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, या जो प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो सब क्लोन ही तो बनाता है। क्लोन की डेफिनेशन क्या है, आप रिप्रोडक्शन वगैरह में पढ़ें। क्लोन की जेनेटिकल बेस पर सही डेफिनेशन है, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल दिखेंगे भी एक जैसे। ठीक है, कई बार ये कह देते हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, बट ऐसा नहीं है। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, या जैसे एक पोटैटो लिया, 4 पीस करके 4 प्लांट लगाती है, तो ये सब जेनेटिकली आइडेंटिकल है, जीन एग्जैक्टली सेम। ठीक है, लेकिन आप इसको एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं कर, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था करेक्टर डेवलपमेंट में कि हो सकता है ऑर्गेनिज्म में जीन सेम हो, लेकिन सेम जीन होना क्या सेम करेक्टर के भी होने की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। कई बार जीन वही होता है लेकिन एक्सप्रेशन पे चेंज आ जाता है, किसी में ज़्यादा एक्सप्रेशन हो गया, किसी में कम हो गया। जैसे हमने एक पोटैटो के 4 पीस किए, 4 प्लांट ग्रो कर, पोटैटो ट्यूबर है, बिल्कुल ग्रो होते। ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल। लेकिन इन 4 प्लांट में वाटर, इरिगेशन, मैन्योर, सनलाइट अलग अलग मिली,
तो किसी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, किसी की कम हुई, अब अलग अलग दिख रहे हैं। है तो वो अब भी जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। उनमें से करेक्टर्स में, एक्सप्रेशन में डिफरेंस आ गया। अगर आप दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस लें, ठीक है, और उनको शुरू बचपन से अलग कर, एक को इंग्लैंड ले जाए, एक को अफ्रीका ले जाए, और वहीं बड़े करें, 10 साल बाद लेकर आइए, आफ्टर 10 ईयर भी वो होंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट शायद आप उनकी शक्ल देख के भी बहुत अच्छे से नहीं कह पाओ कि ये ट्विंस है। ये डिफरेंस किसका है? एक्सप्रेशन का। इसीलिए कभी भी ध्यान रखिएगा, हम अगर कहेंगे एनी टू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यस ऑफ कोर्स, क्लोन्स वगैरह सब वही होते हैं। बट अगर ये कहा जाए कि एनी टू ऑर्गेनिज्म आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, नो, एक्सप्रेशन लेवल डिफरेंस इज ऑलवेज देयर, तो वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, वन मोर थिंग, अब ना हमने कहा वेरिएशंस आर वेरी एसेंशियल, तो वेरिएशन जरूरी भी हैं, होने भी चाहिए, होते भी हमेशा, और होने भी चाहिए, जरूरी भी हैं। वाई द वेरिएशंस आर सो एसेंशियल? ठीक है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस नहीं आएगा तब तक ये ध्यान रखिएगा इवोल्यूशन नहीं चलेगा। वेरिएशंस आर वेरी एसेंशियल बिकॉज दे आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशंस होना जरूरी है, वेरिएशन इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल। इवोल्यूशन तो खैर पूरा एक अलग सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन ज़रूरी है। हम थोड़ा बहुत लोअर क्लासेस में इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते भी हैं। ये इवोल्यूशन शुरू ही तब होता है जब पहले वेरिएशन होना शुरू, ये फर्स्ट स्टेप वेरिएशन है। इसीलिए वेरिएशन का ज़्यादा डिटेल आपको इवोल्यूशन में मिलेगा। और जानते हैं इवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है? हम देखते हैं कि स्पीशीज़, ऑर्गेनिज्म जो है, टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन थोड़ा बहुत चेंज आता है। इवोल्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है। हमारा एनवायरनमेंट, अर्थ का एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, डायनामिक एनवायरनमेंट। और जब हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है तो उसमें रहने वाले, उसमें अर्थ में रहने वाली स्पीशीज़ को भी उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। नेचर का एक बड़ा क्लियर रूल है कि अपने एनवायरनमेंट के साथ चले, वो जैसा बदले आप भी बदल जाए। अगर आप नहीं बदलते हैं तो धीरे धीरे अलग होते जाएंगे, ठीक है, और सिलेक्शन में आप निकलते जाएंगे, बहुत सारी स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए। बट जो चेंज हो जाता है, जो जितना जल्दी चेंज होता है वो इवोल्यूशन है, और वो सक्सेसफुली रहता है। आप देखिए वो आर्की बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स आज भी अर्थ पर हैं, जाने कब से, एंशिएंट टाइम से, शुरू से हैं। दे हैव द रिमार्केबल टेंडेंसी टू चेंज देमसेल्फ। जैसे कंडीशन बदलती वो भी बदल जाते हैं, तो उनमें चेंज होते हैं। चेंज मतलब वही वेरिएशन, ठीक है। अब जो चेंज नहीं हुआ वो धीरे धीरे वाइप आउट हो गया, बड़े बड़े डायनासोर आए और चले गए, पता ही नहीं चला। तो चेंज होना अर्थ पर सक्सेस के लिए ज़रूरी है। जब ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं तो कुछ सब एक जैसे चेंज तो होंगे नहीं, किसी का कुछ चेंज, किसी में कुछ चेंज, तो अपने आप वो दूसरों से डिफरेंस दिखने लगता है, और उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। इसीलिए कहा जाता है कि ये रॉ मटेरियल है। पहले डिफरेंसेस आएंगे, वेरिएशन आएगा, उसके बाद नेचर सेलेक्ट करती कि कौन सा बेटर वेरिएशन है, वो सेलेक्ट हो जाता है, बाकी हट जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन और ये सब बात की बातें, सबसे पहली चीज़ क्या रहती है? वेरिएशन। तो वेरिएशन ज़रूरी है। कंडीशंस बदलती है तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करते हैं और उसी से वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। तो वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर एंड ऑल द टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आर कंसिडर्ड इन वेरिएशन। अब हम इन वेरिएशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वेरिएशन ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन के बेस पर बात करें तो ऑर्गेनिज्म में दो तरह की सेल होती है, आप लोगों ने सुना होगा, सोमेटिक सेल, जर्मिनल सेल, ठीक है। इनमें से वेरिएशन सब में होता है तो इन दोनों में होता है। जो वेरिएशन सोमेटिक में होगा उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक वेरिएशन, और जो वेरिएशन जर्मिनल में होगा उसको कहेंगे जर्मिनल वेरिएशन। तो वेरिएशन के इन दोनों टाइप को डिस्कस करेंगे, व्हाट आर सोमेटिक वेरिएशन, व्हाट आर जर्मिनल वेरिएशन। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। On the basis of types of cells, we can have two types of variation. Variation occurs in organism. An organism are made up of cells.
एज सच ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती है, बट हम रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग देखें तो दो तरह की सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स, जर्मिनल सेल्स। अकॉर्डिंगली हम उसी अकॉर्डिंग दो टाइप के वेरिएशन लेंगे। सेल्स के बेसिस पर हम वेरिएशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सोमेटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, दोनों वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों का बेसिक एस्पेक्ट देखें कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं सोमेटिक वेरिएशन की। सोमेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में होने वाले वो वेरिएशन है जो ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल्स में होंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, अकर्स इन सोमेटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल्स में होने वाले वेरिएशन सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक सेल्स कौन सी, ये हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म की ज़्यादातर जो सेल्स, हमारा जो नॉर्मली फिजिकल बॉडी है, जो सोमेटिक बॉडी जिन सेल से बना है वो सोमेटिक सेल्स। ठीक है, सोमेटिक और जर्मिनल में ज़्यादा कौन सी होती है, तो ऑफकोर्स सोमेटिक सेल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो किस में होने वाला वेरिएशन ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा, तो जो सेल ज़्यादा होगी उसका वेरिएशन भी अच्छे से नज़र आएगा, और इसीलिए सोमेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं और साफ साफ दिखाई देते हैं। जर्मिनल सेल्स कम हैं तो उनके वेरिएशन भी एकदम से नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों में आप देखिए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कौन होता है या नेक्स्ट जनरेशन कौन बनाता है, तो ध्यान रखें सोमेटिक सेल्स हमारी जनरल बॉडी वर्क के लिए है, बट इनसे कभी भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनती। सोमेटिक सेल्स कभी मियोसिस नहीं करते हैं, सोमेटिक सेल से कोई गैमेट नहीं बनता, और जब गैमेट नहीं बनता है तो कोई नया ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म हमेशा बनाएंगे जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स अंडरगो मियोसिस, उनसे बनेंगे गैमेट्स, और गैमेट से फिर अगली जनरेशन। तो इसका मतलब साफ है कि जो भी चेंज सोमेटिक में होंगे वो एक ही जनरेशन तक रहेंगे, ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे क्योंकि इनसे आगे नेक्स्ट जनरेशन बनती ही नहीं। बट दोज चेंजेस विच अकर्स इन जर्मिनल सेल्स विल डेफिनेटली गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो बड़ी अजीब बात है, जो सेल ज़्यादा है, जिनके वेरिएशन क्लियरली दिखते हैं, वो इनहेरिट नहीं होते। जो सेल्स कम है, ठीक है, और जिनके वेरिएशंस में हमें थोड़ा वक्त लगता है देखने, वो इनहेरिट होते हैं। वेरी यूनिक सिस्टम। एक्चुअली दोनों का पर्पस भी अलग है। सोमेटिक सेल्स में जो वेरिएशन होते हैं, ठीक है, ये वेरिएशन काफ़ी लार्ज और सिग्निफिकेंट दिखेंगे। दे अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, दीज आर लार्ज एंड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट बहुत क्लियरली ऑब्जर्व होंगे, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। ठीक है, सोमेटिक वेरिएशंस, बट जो भी हों दे आर नॉन इनहेरिटेबल, दे आर नॉन इनहेरिटेबल। ये इनहेरिट नहीं होते, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, दे आर नॉन इनहेरिटेबल। एक्चुअली these variations produces after birth, these variation produces after birth and finishes with the death of organism, with the death of organism। अब देखिए इन वेरिएशन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म की बर्थ के बाद प्रोड्यूस होते हैं, ये बाय बर्थ नहीं होते, आफ्टर बर्थ होंगे। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है उस टाइम उसमें ज़ीरो सोमेटिक वेरिएशन है। अब बर्थ होने के बाद वो जैसे जैसे ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसके अंदर फिर सोमेटिक वेरिएशन आने लगते हैं और लाइफ टाइम ये आएंगे। ठीक है, अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, एक चाइल्ड जब बर्थ होता है उसके बाद जब वो घर में बड़ा होता है तो कई चीज़ें सीखता है। घर में जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लैंग्वेज सीखता है, फिर वो स्कूल जा रहे हैं, वेरियस सब्जेक्ट और भी कई चीज़ें, पूरी लाइफ टाइम हम देखिए बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। द एंटायर अवर लर्निंग, अवर एजुकेशन, अवर नॉलेज, ये जो चीज़ें हैं जो हम अलग अलग फील्ड, अलग अलग सब्जेक्ट का जो नॉलेज ऑब्टेन करते हैं लाइफ टाइम, जो हमारी ट्रेनिंग, एजुकेशन, जो कुछ भी है, पूरा जो लर्निंग पार्ट है ये पूरा का पूरा सोमेटिक है, ये हम एक्वायर करते हैं।
सोमेटिक वेरिएशन जो कि बर्थ के बाद प्रोड्यूस होते हैं, और जितने भी लाइफ टाइम में हम ये चीज़ें अपने अंदर एक्वायर कर रहे हैं, जब हमारी डेथ होती है सब खत्म हो जाता है। बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन हो या जो भी हो, उनका नॉलेज, उनका जो एक्सपीरियंस, जो कुछ भी है, सब कुछ उनके डेथ के साथ खत्म हो जाता है और वो अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता। दैट्स व्हाई दी सोमेटिक वेरिएशंस आर आल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। लाइफ में हम इनको एक्वायर करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आगे इनहेरिट नहीं होते। सबसे बड़ी खास बात ये। अब बड़ी विशेष बात ये आती है कि जब ये आगे इनहेरिट नहीं हो रहे तो फिर इनका यूज़ क्या है। सोमेटिक वेरिएशन बड़े काम के। आप देखिए हमारा जो पूरा लाइफ जो हम सीख रहे हैं, जो हम नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हैं, ये हम क्यों करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ होती है, या ये तो चलो ह्यूमन की बात हुई, दूसरे भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने लाइफ टाइम कई चीज़ें एक्वायर करते हैं। जैसी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म को, ये बात ठीक है कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगी, बट ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक ऑर्गेनिज्म को उसकी अपनी लाइफ में जितना टाइम वो सर्वाइव करता है, जिस तरह की कंडीशंस उसको मिलेगी या आगे मिलने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को तैयार करता है, ठीक है। हमें लग रहा है कि हम आगे आने वाले टाइम में हमारा कैरियर, हमारी लाइफ ज़्यादा इजी और अच्छी हो, तो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा ये एजुकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग जो भी है, ये सब सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है। जिस तरह की हमें कंडीशंस मिलती हैं, हमें लगता है कि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए ताकि हमारे लिए ईजी। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने बेटर सर्वाइवल के लिए इन सब चीज़ों को एक्वायर करता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? नहीं। एक्वायर्ड कैरेक्टर नॉन इनहेरिटेबल है, इनहेरिट नहीं होते। आप देख लीजिए आपके पेरेंट्स में जितना नॉलेज है, जो कुछ उन्होंने सीखा, क्या आपको उनके नॉलेज का 1% भी ट्रांसफ़र हुआ? बिल्कुल साफ ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि फादर म्यूजिशियन है, बेटा भी म्यूजिशियन हो गया, फादर सिंगर है, बेटा भी सिंगर हो गया, बट दिस इज़ नॉट इनहेरिटेंस। क्योंकि फादर म्यूजिशियन है, सिंगर है या कुछ और है, और जब उनका चाइल्ड उनके घर में प्रोड्यूस हुआ, वो चाइल्ड बचपन से उनको ये काम करते हुए देखता है, तो धीरे धीरे वो भी सीख लेता है। एक्चुअली इट इज़ द लर्निंग पार्ट, ठीक है। एबिलिटी ऑफ लर्निंग, सीखने की क्षमता जिसको हम कहते हैं, लर्निंग एबिलिटी जो है, ये हमारा जेनेटिकल है, ठीक है। आईक्यू, इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटी, ये सब जेनेटिकल है। लेकिन आप इससे क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी लैंग्वेज, ये आपकी चॉइस है, दैट इज सोमेटिक। तो ध्यान रखना, सोमेटिक वेरिएशंस बहुत सारे होंगे, ऑर्गेनिज्म में बहुत सिग्निफिकेंट दिखेंगे, बट ये इनहेरिट नहीं करेंगे। यूजुअली ये बर्थ के बाद आएंगे और हम अपने लाइफ टाइम इनको एक्वायर करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, सोमेटिक वेरिएशन भी बढ़ते जाएंगे। एट द एंड जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो सोमेटिक वेरिएशन खत्म हो जाती है, बट ये इनहेरिट नहीं होते। तो एक तो आपको इनका इम्पोर्टेंस ध्यान रखना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोमेटिक वेरिएशन। तो सिग्निफिकेंस क्या रहा? सिग्निफिकेंस, ठीक है, फॉर बेटर सर्वाइवल। ऑर्गेनिज्म का बेटर सर्वाइवल यहाँ मेन एम होता है। दिस इज नॉट फॉर इनहेरिटेंस, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर के लिए नहीं है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो है बेटर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अवेलेबल कंडीशंस। इन अवेलेबल कंडीशंस, जिस तरह की कंडीशंस अवेलेबल है, उन अवेलेबल कंडीशंस में इनका बेटर सर्वाइवल, ये हमारा मेन एम होता है। सोमेटिक वेरिएशन का मेन कॉज है। अच्छा, कॉजेज ध्यान रखिएगा। सोमेटिक वेरिएशंस आर ड्यू टू, अब आपसे पूछा जाएगा कि सोमेटिक वेरिएशन किस वजह से होते हैं। द रीजन बिहाइंड द सोमेटिक वेरिएशंस आर ड्यू टू, फर्स्ट थिंग, एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा जो फोर्स है, जो सबसे बड़ा फैक्टर कह सकते हैं, जो सोमेटिक वेरिएशन इंड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म में, वो कौन है? एनवायरनमेंट। हमारे आसपास की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जो सिचुएशंस हैं, वो हमें कंपेल करती है बदलने के लिए। हमें लगता है कि हमें ये चीज़ सीखने से हमारे लिए बेटरमेंट होगा, तो हम उसको लर्न करें, ठीक है। तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल है। हम ह्यूमन की ही बात नहीं करें, अदर ऑर्गेनिज्म में भी
जब ऑर्गेनिज्म जिस तरह की कंडीशन में रहता है, धीरे धीरे वो वहाँ के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो इनिशियली ये सारा सोमेटिक वेरिएशन है, ठीक है। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म को चेंज होने के लिए कंपेल करता है। तो सोमेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करने का मेन रीज़न क्या है? एनवायरनमेंट। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और ले सकते हैं, जैसे एक होता है यूज़ एंड डिसयूज़, यूज़ एंड डिसयूज़, और एक है कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, यूज़ एंड डिसयूज़ एंड कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। एक्चुअली हमने ये तो कहा कि जो सोमेटिक वेरिएशंस हैं वो एक्वायर्ड करेक्टर हैं, नॉन इनहेरिटेबल। लेकिन बहुत पहले एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, आपने भी लोअर क्लासेस में नाम सुना होगा, लेमार्क। लेमार्क ने यही गलती करी थी, उन्होंने ये मान लिया था कि सोमेटिक वेरिएशन या एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिट होते हैं। आप जब आगे पढ़ेंगे इवोल्यूशन का चैप्टर, थोड़ा बहुत आता भी है लोअर क्लास में भी, तो वहाँ लेमार्क की थ्योरी आती है। इवोल्यूशन में पहली थ्योरी लेमार्क ने ही दी थी। लेमार्क ने कहानी बताई थी कि कैसे जिराफ की गर्दन लंबी हुई, ठीक है। लेमार्क का कहना था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जो कुछ चीज़ें एक्वायर करता है वो उसको अपने प्रोजेनी में इनहेरिट कर देता है। उनका कंसेप्ट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हालांकि बाद में लेमार्कियन थ्योरी पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई, उसके बाद डार्विन आते, ठीक है। लेकिन लेमार्क ने ये चीज़ें बताई थी। लेमार्क ने भी बताया था कि आखिर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर आते कैसे। तब उन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, यूज एंड डिसयूज, कॉन्शियस एफर्ट। लेमार्क का कहना था कि कई बार ऑर्गेनिज्म खुद अपने अंदर चेंजेस ला करके दूसरों से डिफरेंट हो जाता है। जैसे कई बार होता है हम अपने किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का ज़्यादा यूज़ करें तो वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब कोई पर्सन को जिम जाने का शौक है तो वो जिम जा रहा है, वो अपने मसल्स बना लेता है। कोई नहीं जा रहा है तो उसकी नॉर्मल बॉडी है, तो अपने आप एक अपीयरेंस में डिफरेंस आ गया। किसी को कुछ चीज़ का शौक है, किसी को कुछ है, कोई तो यूज़ एंड डिसयूज़ का जो पूरा पार्ट है ये हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को, अपने बॉडी ऑर्गन्स को किस तरह से यूज़ करता है, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही दूसरा भी यूज़ करे। तो एक पर्सन से दूसरा पर्सन डिफर हो जाता है। और ये जो डिफरेंस आया, ये जो वेरिएशन आया, ये कौन सा हुआ? सोमेटिक वेरिएशन। और ये आया यूज़ एंड डिसयूज़ से, ठीक है। कोई अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोई कम इस्तेमाल करता है, तो किसी का IQ, किसी का इंटेलिजेंस अच्छा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, यूज़ एंड डिसयूज़। लेमार्क ने जो सोमेटिक वेरिएशन या एक्वायर्ड कैरेक्टर डेवलप होने का जो मेथड बताया वो तो सही बताया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ उन्होंने जो गलती करी, उन्होंने कहा ये इनहेरिट हो जाते हैं, तो वास्तव में ये इनहेरिट नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये काम के ज़रूर है, सर्वाइवल के लिए काम के, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल। तो ये जो है अगली जनरेशन की चिंता करके नहीं बना रहे, हम अपने लिए बनाते हैं कि अपनी लाइफ बढ़िया चले। कॉन्शियस एफर्ट्स भी वही चीज़ है कि एक ऑर्गेनिज्म द्वारा शौक के तौर पर, हॉबी, इंटरेस्ट के तौर पर कई बार वो ऐसे चीज़ें सीख लेता है जो दूसरों में नहीं भी, ठीक है। किसी को म्यूजिक का शौक है, कोई सिंगर है, कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये जो वैरायटी ऑफ जो हमारी हॉबीज़ और इंटरेस्ट होती हैं, इसकी वजह से हम लोग दूसरों से डिफरेंट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी का यूज़ एंड डिसयूज़ एज वेल एज हमारे अपने कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स, हमारे शौक, हमारे इंटरेस्ट, हमारी हॉबी, ये सब चीज़ें हमें दूसरों से अलग कर देती है। और ये जो डिफरेंसेस प्रोड्यूस होते हैं इनको हम सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं। ये सारे डिफरेंसेस हमें अपने बेटर सर्वाइवल में हेल्प करेंगे, बट ये इनहेरिट नहीं होंगे प्रोजेनी में, ठीक है। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा रीज़न कहा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न आप किसको मानेंगे? एनवायरनमेंट को, ठीक है। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई कंडीशंस बदलती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सोमेटिक वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशन का ये पहला पार्ट सोमेटिक वेरिएशन, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, बट ये सारे डिफरेंसेस एज सच इनहेरिट नहीं होते। जो इनहेरिट होते हैं वो दूसरे हैं जर्मिनल, ठीक है। वेरिएशन पर ही पूरा इवोल्यूशन की थ्योरी बेस्ड है। देखिएगा, आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे लेमार्क की थ्योरी, फिर डार्विन की थ्योरी और फिर डी वेरीज की थ्योरी। तो ध्यान रखना कि विच इवोल्यूशनरी थ्योरी इज बेस्ड ऑन सोमेटिक वेरिएशन, तो इट इज लेमार्कियन थ्योरी। लेमार्कियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन सोमेटिक वेरिएशन। What is the importance of somatic variation? Better survival. And what are the cause of somatic variation? Environment, use and disuse and conscious efforts. These produces somatic variation in the organism. ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जनरेशन तक रहने वाले ये ऑर्गेनिज्म एक तरह का यूज एंड थ्रो वाला आइटम है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म के लिए जरूर यूजफुल है, हालांकि ये इनहेरिट या ट्रांसफर नहीं होता।
Now let me talk to the another type of variation, and that is the germinal variation. Second type of variation, germinal variation. Germinal variations are those variations which occurs in germinal cells. ऑर्गेनिज्म के जर्मिनल सेल्स में होने वाले वेरिएशन जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है. जर्मिनल सेल्स आर दोज सेल्स विच अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस गैमेट्स. लेटर ऑन ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. तो बाय डिफॉल्ट any change in the germinal cells will go to the gametes and then zygote and then organism. तो यहाँ होने वाला सारा चेंज, जो भी वेरिएशन यहाँ प्रोड्यूस होता है, जर्मिनल वेरिएशंस आर ऑलवेज इनहेरिटेबल, always inheritable, and of course they have important role in evolution. इनका इवोल्यूशन में भी इम्पोर्टेंट रोल, जबकि सोमेटिक वेरिएशन का इवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल नहीं है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सोमेटिक वेरिएशन का जो हमने पिछला देखा है, सोमेटिक वेरिएशन, लार्ज सिग्निफिकेंट सोमेटिक वेरिएशन, बट ये ध्यान रखना यहाँ पर देयर विल बी नो रोल इन इवोल्यूशन में सोमेटिक वेरिएशंस का कोई रोल नहीं है, वहाँ कोई रोल नहीं है, बट इनका इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि वो इनहेरिट ही नहीं होते. तो इवोल्यूशनरी पार्ट तो तब आएगा जब इनहेरिटेंस होगा, आगे से आगे अगली से अगली जनरेशन में जाएगा, तब नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन, ये सारी बातें आएंगी. वो इनहेरिट नहीं होते, बट ये इनहेरिट होता है, और जो इनहेरिट होता है उसका इवोल्यूशन में रोल जरूर रहेगा. ओके, तो जर्मिनल वेरिएशन सोमेटिक से काफ़ी अलग है. इन जनरल एक ऑर्गेनिज्म में जर्मिनल सेल्स बहुत कम होती हैं. दे आर प्रेजेंट डीपली सीटेड इन अवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जहाँ गैमेट बन रहे हैं बस वहीं थोड़ी बहुत होती है. बाकी हमारा मेजोरिटी ऑफ बॉडी किसका बना है, सोमेटिक सेल्स का बना है. तो हमारे अंदर चेंजेस ज़्यादा सोमेटिक होंगे, और वो दिखेंगे भी सही, लेकिन वो इनहेरिट नहीं होते. ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिज्म अपने सोमेटिक बॉडी में कुछ भी चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं. नेचर को भी टेंशन नहीं, पता है ये सब आगे जाना ही नहीं, और जो जाना है वो सिर्फ ये है कि जो जर्मिनल में चेंज होते हैं, और या लिमिटेड चेंज होते हैं. बट ये चेंज बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इनहेरिटेबल चेंज होते हैं. अब आप देखो, ये तो तय है कि ये इनहेरिट होंगे, तो इनके इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझें. तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पे देखें तो हमें इसमें दो पैटर्न नज़र आते हैं. हम कई बार देखते हैं बहुत से कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमें जनरेशन टू जनरेशन हर बार उनमें वेरिएशन मिलता है, चेंजेस हर बार मिलता है. बट कई सारे ऐसे भी कैरेक्टर हैं, कई सारे ऐसे भी वेरिएशन हैं जो सडनली आते हैं किसी जनरेशन में, बाद में आते ही नहीं. तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस में हमें दिखाई देती है देयर इज ए कंटिन्यूटी. जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हम अपनी फैमिली में देखें, 2-3 जनरेशन देख सकते हैं, ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, हम खुद हैं, 3 जनरेशन. अब ज़रा एक करेक्टर देखिए, हाइट. तो हाइट सब में होगी, ऑब्वियस सी बात होगी. ठीक है, अब आप अपने ग्रैंडफादर की हाइट देखो, अपने फादर की हाइट देखो, और आपकी खुद की हाइट देखो, क्या तीनों की हाइट सेम होगी? नहीं. भले 1-2 इंच का ही फ़र्क होगा, लेकिन होता ज़रूर है. हो सकता है ग्रैंडफादर में 6 फीट की हाइट है, आपके फादर में वो 5 फीट 9 इंच ही आएगी, कम हो गई 3 इंच. फिर आपके अंदर 5'11" हो गई. तो हो क्या रहा है, हाइट एक से दूसरी जनरेशन में एक बार तो कम हुई, फिर दूसरी से तीसरी जनरेशन में फिर थोड़ी बढ़ गई. तो हाइट में ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन यह हर जनरेशन में रहा है. ऐसा कोई भी वेरिएशन करेक्टर में, ऐसा कोई भी चेंज जो एवरी जनरेशन में दिखे, तो वो वेरिएशन कैसा हुआ, कंटिन्यूअस. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कंटिन्यूटी नहीं, सडनली किसी जनरेशन में एक नई चीज़ आ जाती है. जैसे किसी फैमिली में अचानक से किसी एक जनरेशन में किसी चाइल्ड में 5 की जगह 6 उंगलियां हो गई, होती है ना कभी. एडिशनल फिंगर, एक्स्ट्रा फिंगर होती है, 6th फिंगर पाँव में हो सकती है, हाथ में हो सकती है. ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा फिंगर है इसको हम कहते हैं पॉलीडेक्टाइल. अब ये कोई रेगुलर तो आती नहीं है, किसी एक जनरेशन में दिखाई दी, फिर आगे नहीं दिख रहा है, फिर कभी सडनली आ गया. ऐसा कोई भी चेंज जो सडन वे में अचानक आता है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. तो इनका इनहेरिटेंस मोड अलग अलग. तो जो जर्मिनल वेरिएशंस हैं, दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. जर्मिनल वेरिएशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, 2 तरह का जर्मिनल वेरिएशन होगा. वन इज कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, कंटिन्यूअस,
and another one is discontinuous variation. Continuous and discontinuous. And what is the basis? On the basis of, किस बेस पर करेंगे ये काम? On the basis of mode of inheritance. मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पर इनहेरिट होने वाले ये इनहेरिटेबल जर्मिनल वेरिएशन दो तरह के होंगे, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। अब सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, कंटिन्यूटी। नाउ कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन सबसे कॉमन टाइप के जर्मिनल वेरिएशन में जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं वो कंटिन्यूअस वाले हैं। हमें ज़्यादातर करेक्टर में इसी तरह की कंटिन्यूटी मिलेगी। दे आर वेरी कॉमन, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, जनरेशन टू जनरेशन। हर जनरेशन में ये वेरिएशन अपीयर होते हैं। दे अपीयर्स इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में अपीयर होने वाले ये वेरिएशन। लेकिन ये वेरिएशन ध्यान रखना, कोई बहुत बड़े चेंज नहीं होते ज़्यादातर। These are actually small changes. They are the small changes on both sides, small changes on both sides of an average character. एक एवरेज करेक्टर के दोनों तरफ होने वाले छोटे छोटे चेंज। बोथ साइड का मतलब प्लस साइड या माइनस साइड, दोनों तरफ हो सकते। अब जरा इसको समझिए। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब है कि ये वेरिएशन हर जनरेशन में आपको नजर आएगा। करेक्टर में हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। हर जनरेशन में जो ये चेंज होता है, ये चेंज बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे चेंज एक एवरेज करेक्टर के प्लस साइड भी हो सकता है, माइनस साइड, मतलब ये दोनों तरफ फ्लक्चुएट करेगा। जैसे मैंने हाइट का एग्जाम्पल बताया, एक से दूसरी जनरेशन में हाइट इंक्रीज होगी, फिर दूसरे से तीसरे में हाइट वापस डिक्रीज हो गई। तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, दोनों तरफ फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको फ्लक्चुएशंस भी कहा जाता है। सोमेटिक वेरिएशन ये जो है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएशंस। इनको हम फ्लक्चुएशंस भी कहते हैं। छोटे छोटे चेंज बट हर जनरेशन में होते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं, ठीक है। और इनहेरिट जरूर होते हैं। दे आर ऑलवेज इनहेरिटेबल, ऑलवेज इनहेरिटेबल। और इनका दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन ऑल्सो। इनका एवोल्यूशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा और इनहेरिटेबल भी रहेंगे, ठीक है। जर्मिनल कंटिन्यूस वेरिएशन, जैसे मैंने आपको हाइट का एग्जांपल बताया, अगर हम इसको थोड़ा पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी करें तो और अच्छे से नज़र आता है। ये जो कंटिन्यूटी वाले जो छोटे छोटे चेंज हैं, इसमें कोई एक डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैंने कहा, हाइट इंक्रीज भी हो गई, डिक्रीज भी हो गई। एट ए टाइम आप इस चीज़ को पॉपुलेशन लेवल पर ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओ। जैसे हम ह्यूमन का ही एक छोटा सा ग्रुप ले लेते हैं, एक पॉपुलेशन, ठीक है, और उसमें सबकी हाइट मेज़र करते हैं, तो कोई सबकी हाइट एक जैसी तो होगी नहीं, और भले एक एक सेंटीमीटर का भी डिफरेंस होगा, लेकिन देयर विल बी डिफरेंस। फिर हमने जितने ह्यूमन स्टडी किए, उनकी हाइट का और नंबर ऑफ ह्यूमंस का एक कर्व बनाए, ग्राफ बनाए। तो ध्यान रखना, इनका कर्व हमेशा एक कंटिन्यूटी शो करता हुआ बेल शेप कर्व आए, ठीक है। बिल्कुल एक कंटिन्यूटी वाला बेल शेप कर्व आता है इसके अंदर, ठीक है। ये मान लीजिए 5 फीट 6 इंच, हमने एक ग्राफ बनाया। हमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन हमें किस हाइट वाले मिल रहे हैं? 5 फीट 6 इंच, 5.5 फीट। नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट? फॉर दिस पॉपुलेशन द एवरेज फॉर्म ऑफ हाइट इज, जिस टाइप के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं उस हाइट के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? एवरेज। तो अब 5.5 फीट की जो हाइट है वो हमें पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोगों में मिल रही है, मतलब ये हाइट का एवरेज फॉर्म हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसमें हम आगे देखते हैं या और जो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, सारे 5-6 वाले हों ये भी ज़रूरी नहीं। अब 5-6 से हाइट थोड़ी बढ़ भी सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, या प्लस साइड भी जा सकता है, माइनस साइड भी जा सकता है। ये फ्लक्चुएशंस,
दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। ये जो करेक्टर हैं ये एवरेज फॉर्म ऑफ करेक्टर के दोनों तरफ फ्लक्चुएट होते हैं, कभी 1-2 इंच बढ़ गया, कभी 1-2 इंच कम, हाइट हुआ, कलर हुआ, और भी बहुत सारे शेप, साइज, मेनी डिफरेंट करेक्टर्स आते हैं। बहुत सारे करेक्टर है जिसमें इस तरह की कंटिन्यूटी मिलती है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी शो करने वाले ये वेरिएशन जो हैं इनको हम कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन कहेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आप देखिए इसके बेस पर एवोल्यूशन में भी एक थ्योरी बनी। एवोल्यूशन में एक थ्योरी में कहा गया है कि हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, और यही छोटे छोटे स्मॉल चेंज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यही छोटे छोटे चेंज एक्यूमुलेट होते हैं, नेचुरली सेलेक्ट होते हैं, और फिर एक नई स्पीशीज़, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। आप जानते हैं कि ये किसकी थ्योरी थी? बिल्कुल डार्विन की थ्योरी। लेमार्क का मैंने कंसेप्ट बताया, पहले लेमार्क की थ्योरी आई। अब लेमार्क की थ्योरी रिजेक्ट क्यों हुई? उनका बेस ही गलत था। लेमार्क ने अपना बेस बनाया सोमेटिक वेरिएशन, जो इनहेरिट ही नहीं होता, इसलिए लेमार्कियन थ्योरी वाज रिजेक्टेड। जो उन्होंने जिराफ की गर्दन के लंबी होने की कहानी बताई वो बिल्कुल सही थी। और ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिले जहां हम अपनी बॉडी में कोई चेंज कर रहे हैं लेकिन वो आगे इनहेरिट नहीं हो रहा। तो एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिट नहीं होते, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेमार्क रिजेक्ट हो गए। लेमार्क के बाद आते हैं डार्विन। डार्विन ने अपनी काफ़ी स्टडीज़ के बाद में एक कंक्लूजन दिया कि डार्विन के अकॉर्डिंग हर जनरेशन में छोटे छोटे चेंज होते रहते हैं, और ये फ्लक्चुएट होते, कभी इधर, कभी ज़्यादा, कभी कम, और इसीलिए बहुत बड़े ड्यूरेशन के बाद जाके छोटा सा चेंज होता। आप देखिए इवोल्यूशन अगर एक ही डायरेक्शन में चलता है तो बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे अगर हाइट हर बार बढ़ी जाए, भले 1 इंच ही बढ़े, तो कुछ ही जनरेशन में हाइट कहाँ पहुँच जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मान लो एक जनरेशन में 2 इंच हाइट बढ़ी, अगले में फिर 2 कम हो गई, फिर 1 बढ़ा, 2 कम हो गए, ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों तरफ चलता है। इसीलिए नेट चेंज बहुत कम आएगा और बहुत टाइम बाद आएगा। डार्विन कहते हैं इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। व्हाई दे आर स्लो? बिकॉज दिस चेंजेस आर बोथ साइड चेंजेस। तो इंक्रीज डिक्रीज होते होते नेट चेंज और आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बहुत नेट चेंज बहुत कम आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने एक पॉपुलेशन स्टडी करी और हमारी हाइट का एवरेज आ रहा है 5-6, ठीक है, अब 100 ईयर बाद हम मान लो इस पॉपुलेशन की दोबारा स्टडी करें, फिर से कर्व बना हाइट का, हो सकता है आपको इस बार 5-6 नहीं मिले, इस बार एवरेज 5-8 आ जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 5-6 से 5-8 आया। ठीक है, ये चीज़ क्या हुई, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इसीलिए बहुत लंबी ड्यूरेशन के बाद दिखाई देता है। तो सोमेटिक वेरिएशंस हैं, छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे हमने जर्मिनल वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन में हमने उसका इंपॉर्टेंस बताया, उनके कॉजेज बताए, ऐसे ही आपको जर्मिनल वेरिएशन के भी इंपॉर्टेंस और उसके कॉजेज पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ द कॉजेज जर्मिनल वेरिएशंस आर ड्यू टू, जर्मिनल वेरिएशंस का सबसे मेन रीज़न जो होता है वो है रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग, और अगर कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो मियोसिस होता है और मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर है, दिस वन इज द मेन रीजन ऑफ कंटिन्यूस जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, सो जर्मिनल कंटिन्यूस वेरिएशन, उसका रीज़न ध्यान रखना। सोमेटिक का रीज़न क्या था, एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज। नाउ जर्मिनल कंटिन्यूस वेरिएशन बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर। हम क्रॉसिंग ओवर मियोसिस से कैसे वेरिएशन आता है ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे लिंकेज के टॉपिक में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जर्मिनल कंटिन्यूस के, लाइक चेंज इन हाइट, कलर, शेप, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म का हाइट, कलर, शेप, साइज, ये जितने भी कैरेक्टर, और भी कई चीज़ें, ऐसा कोई भी कैरेक्टर जिसमें एवरी जनरेशन में छोटे छोटे चेंज होते हों, वो सब किस में आएंगे, जर्मिनल कंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन का फर्स्ट पार्ट हुआ कंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएशन जो कि बेसिकली क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चलते हैं। छोटे छोटे चेंज हैं करेक्टर में, दोनों तरफ होंगे, कभी ज़्यादा कभी कम फ्लक्चुएट होते हैं, बट ये जो भी हो ये चेंजेस इनहेरिट होते हैं, और चूँकि ये इनहेरिट होते हैं तो ये नेचुरली सेलेक्ट भी होंगे और फिर इसका इवोल्यूशन में भी रोल रहेगा।
और ऐसे कुछ कई सारे करेक्टर हैं ऑर्गेनिज्म में, यही तरह के करेक्टर ज़्यादा मिलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएशन हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। Discontinuous variation. Discontinuous variation is being very rare. ये बहुत रेयर हो गए, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, एंड कोई कंटिन्यूटी नहीं है। दे अपीयर्स सडनली, appears suddenly in any generation, appears suddenly in any generation। किसी जनरेशन में अचानक होने वाले, सडन होने वाले ये चेंजेस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाएंगे। ठीक है, नाउ दे मे बी स्मॉल, ये छोटे छोटे चेंज भी हो सकते हैं, और लार्ज सिग्निफिकेंट, काफ़ी छोटे छोटे और काफ़ी बड़े बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं। बट जो भी हो, दे आर ऑल्सो ऑलवेज इनहेरिटेबल, ये भी इनहेरिटेबल होंगे, इनहेरिटेबल, and that's why they have role in evolution। इनका भी evolution में रोल रहेगा। ओके, सो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जब हम कंटिन्यूस से कंपेयर करें, कंटिन्यूस आर मोर कॉमन, ये बहुत रेयर होते हैं। कंटिन्यूस वाले हर जनरेशन में अपीयर होते हैं, ये सडनली किसी जनरेशन में आएंगे और उसके बाद भी आगे आए कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, दे मे बी स्मॉल एंड लार्ज, छोटे बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। ठीक है, इनहेरिट ज़रूर करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे, तो इवोल्यूशन में भी रोल रहेगा। ठीक है, कई बार ये छोटे छोटे चेंज हो सकते हैं और कई बार तो इतने बड़े चेंज होते हैं कि विद इन ए सिंगल जनरेशन ये पूरा ऑर्गेनिज्म बदल देते हैं। यू मे हैव ए न्यू स्पीशीज। ठीक है, एक्चुअली इतने सडन चेंज ये तभी संभव है जब म्यूटेशन होता है। अच्छा, डार्विन ने जब अपनी कंटिन्यूटी के बेस पर, जो डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी दी थी, आपसे पूछा जाए डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच वेरिएशन? जर्मिनल कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, तो डार्विन को भी उस समय रियलाइज हुआ कि कभी कभी बड़े बड़े चेंज हो जाते हैं अचानक से। डार्विन ने नाम दिया था स्पोर्ट्स, सॉल्टेशन। इन्हीं चीज़ को बाद में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहा गया, म्यूटेशन के नाम से। डार्विन के बाद एक साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी वेरीज। आप ये चीज़ें इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ह्यूगो डी वेरीज का कहना था, उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा डार्विन की बातों में कम समझ में आई। उनको लगा कि डार्विन के अकॉर्डिंग अगर इवोल्यूशन होगा तो हज़ारों सालों में, लाखों सालों में थोड़ा सा चेंज आएगा, बट कई बार तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुआ है। ठीक है, ओइनोथिरा लेमार्कियाना प्लांट पर ह्यूगो डी वेरीज ने काम किया, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो सडन चेंज होते हैं म्यूटेशन वगैरह से, ये बहुत सिग्निफिकेंट है और कई बार तो ये एक ही जनरेशन में नई स्पीशीज बना देते हैं। और उन्होंने प्लांट के अंदर म्यूटेशन करके नई नई वेराइटी बना के भी दिखाया। और तब उन्होंने कहा कि म्यूटेशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। और ये बात ध्यान रखना, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नया करेक्टर, नया जीन तो म्यूटेशन से बनेगा। ठीक है, एवोल्यूशन में इनका डेफिनेट रोल होता है। इसलिए आज जो हम एवोल्यूशन का मॉडर्न कंसेप्ट लेते हैं, उसमें हम डार्विन का कंसेप्ट भी ऐड करते हैं और डी वेरीज का। डी वेरीज ने थर्ड थ्योरी दी थी लेमार्क डार्विन के बाद में, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और ध्यान रखना, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आर ड्यू टू, इसका अगर कॉज ध्यान रखें तो इसका कॉज रहेगा म्यूटेशन। इट इज एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, सबसे मेन जो वेरिएशन का सोर्स माना जाता है वो म्यूटेशन ही माना, क्योंकि इससे चेंजेस बहुत बड़े आते हैं, सिग्निफिकेंट सडन चेंज, अचानक से आता है। ठीक है, तो म्यूटेशन की वजह से होने वाले ये चेंज, अब ये कंटिन्यूटी में नहीं होते, हो सकता कभी आए फिर कभी नहीं आए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फिंगर का, पॉलीडेक्टाइल। एक और एग्जांपल है एनकनशिप का। कुछ एग्जांपल्स भी ध्यान रखें, तो इसका हम एग्जांपल्स देख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि एनकनशिप। एनकनशिप जो है ये शॉर्ट लेग्ड वैरायटी है शिप की, छोटे पाँव वाली भेड़, शॉर्ट लेग्ड वैरायटी ऑफ शिप। एंड ये जो एनकनशिप है एक सिंगल जनरेशन में प्रोड्यूस हुई है। ब्रिटेन में ये म्यूटेशन देखा गया था। नॉर्मल जो शिप होती है इनके पाँव बड़े होते हैं, ऑल ऑफ सडन उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ कि उनसे जो अगला प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ उसके पाँव जो है नॉर्मल शिप से आधे रह गए, शॉर्ट लेग, और इस नई वैरायटी को नाम दिया गया एनकनशिप। ये सडन चेंज था, एक ही जनरेशन में पाँव की लंबाई हाफ रह गई। अगर ये कंटिन्यूस वेरिएशंस होता तो कई साल लगते, ये सडनली अचानक से हुआ। और आज भी वो म्यूटेशन तो इनहेरिटेबल होते हैं, आज तक भी एनकनशिप मेंटेन, एक नई वैरायटी बन गई विद इन ए सिंगल जनरेशन। ऐसे कई अच्छे चेंज भी हुए हैं
कई हार्मफुल चेंज भी होते हैं। म्यूटेशन से देखिए चेंज होता है, चेंज अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। अब जो बेकार चेंजेस हैं नेचर उसको हटा देती है, वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, और जो अच्छे चेंजेस हैं वो सेलेक्ट होते चलते हैं। एनकनशिप बना, या जैसे ह्यूमन में कभी कभी आने वाला ये करेक्टर पॉलीडक्टाइली, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर्स, ठीक है, ये जो है ये सब म्यूटेशन है, कभी कभार आएंगे। आप देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं होती इसकी। पॉलीडक्टाइली और भी होते हैं, ब्रेकीडक्टाइली, सिंडक्टाइली, ये सब म्यूटेंट करेक्टर है ह्यूमन में। पॉलीडक्टाइली में एक्स्ट्रा फिंगर हो रहा है, ब्रेकीडक्टाइली, ब्रेकी का मतलब होता है शॉर्ट, तो रिड्यूस्ड फिंगर, छोटी छोटी उंगलियां होती है, एक आध उंगली या सारी उंगलियां छोटी छोटी हो जाती है, म्यूटेशन है जो ह्यूमन में कभी कभार आता है। ऐसे सिंडक्टाइली, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, कि दो उंगलियां जुड़ी हुई पे बाय बर्थ होती है, दो उंगलियां ऐसे चिपकी हुई हो सकती है। तो ये ऐसे म्यूटेंट करेक्टर हैं जो हमें रेगुलरली नहीं मिलेंगे, ऑल ऑफ सडन कभी आएंगे, ह्यूमन के करेक्टर हैं, ठीक है। जैसे एक और होता है पाई बाल्डनेस। नॉर्मल बाल्डनेस से अलग है। एक तो होता है बाल्डनेस जिसमें हेयर लॉस होता है, गंजापन जिसको कहते हैं। पाई बाल्डनेस इन पैचेस, ये एक अलग म्यूटेशन है, ठीक है। तो ये सब रेयर केसेस है ह्यूमन के या अदर ऑर्गेनिज्म के जो रेयरली आते हैं। कई बार आप देखेंगे हॉर्नलेस कैटल्स के अंदर हॉर्न नहीं होना, या हेयरलेस वेराइटीज ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, हेयरलेस कैट्स डॉग्स, एनिमल्स में हेयरलेस वैरायटी, कैटल्स में हॉर्नलेस, ये सब म्यूटेशन। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। सो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। जर्मिनल वेरिएशन के दो पार्ट हैं, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, इनहेरिटेंस के बेस पर एंड अपीयरेंस के बेस पर। लगातार हर जनरेशन में आते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, कभी कभी आएंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा पूरा वेरिएशन का पार्ट आप देखिए, तो हमने एक ब्रीफ में वेरिएशन के आपको टाइप बताया। वेरिएशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सोमेटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक जो कि सोमेटिक सेल्स में होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, बहुत अच्छे से नजर आएंगे। लेमार की पूरी थ्योरी उस पर बेस्ड थी, एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज की वजह से हुए, लेकिन इनहेरिट नहीं होते। जो इनहेरिट होते हैं वो कौन से हैं? जर्मिनल। जर्मिनल के दो पार्ट हो जाएंगे, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। जो हर जनरेशन में चेंज दिखेंगे, कंटिन्यूअस, जो कभी कभी अचानक से आएंगे डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वहाँ होने वाला मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर, और डिसकंटिन्यूअस का रीजन क्या हुआ? म्यूटेशन, ठीक है। शेप, साइज में और बॉडी की हाइट, कलर, इनमें जो हर जनरेशन में चेंज हो रहे हैं वो सब कंटिन्यूअस है। लेमार की पूरी थ्योरी कंटिन्यूअस पर बेस्ड है, और कंटिन्यूअस का इवोल्यूशन में डेफिनेटली रोल होता है। डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन पर बेस्ड है, अचानक से आते हैं। छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी होते हैं, सिंगल जनरेशन में आते हैं, वापस ज़रूरी नहीं है आगे फिर से आए। और ये वे म्यूटेशन से बनने वाले नए करेक्टर, और ये भी इवोल्यूशन में काम आते हैं। इफ़ दे आर गुड करेक्टर तो नेचर उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ा देती है, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों वेरिएशंस काम आते हैं। ओवरऑल हमारे पास वेरिएशन के तीनों टाइप, इनके कॉजेज ध्यान रखना है, और ये वेरिएशन नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और अपने आप सिलेक्शन के थ्रू ही आगे चलते हैं। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर में मैंने अभी तक आपको बताया व्हाट इज़ जेनेटिक्स, उनका हेरिडिटी, उनकी डेफिनेशन, करेक्टर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का रिलेशन। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो शुरू के छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ में यही बातें हैं, फिर उसके बाद में 2 पैराग्राफ में वेरिएशन का थोड़ा सा पार्ट दिया। ऑल्दो एनसीईआरटी ने इतना डिवीजन नहीं दिया है, लेकिन जब हम वेरिएशन की बात करते हैं, एनसीईआरटी कहती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड नेचर हैज़ प्रोड्यूसेड सो मेनी वेरिएशन और ह्यूमन हैज़ यूज दीज वेरिएशन। हमने यूज़ किया है, हम कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, साहिवाल, काऊ और एनिमल्स के, और कई सारी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ के नाम। ये वेराइटीज़ कैसे आ गई? ये ह्यूमन ने थोड़ी बनाई, ये नेचर में वेरिएशन से बनी है, और कई अच्छे अच्छे वेराइटी बनी है इवोल्यूशन के थ्रू। तो वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन में फिर नई नई वेराइटी बनेंगी, और फिर ह्यूमन ने इन एनिमल्स में से, इनमें से जो अपने काम की अच्छी वेराइटीज़ है उनको यूज़ करना भी शुरू किया। वी हैव यूज्ड एंड एक्सप्लॉइट दीज नेचुरल वेरिएशंस, सो इट्स अ गुड एंड मेन कॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो। तो ये तो हमारा वेरिएशन वाला पार्ट था, ठीक है। मैंने आपको कहा था हेरिडिटी एंड वेरिएशन 2 पार्ट होते हैं जेनेटिक्स में। वेरिएशन क्या है, कितने तरह के हैं, बाकी वेरिएशन का और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इवोल्यूशन में आता है। तो जब आप इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे
तो वहाँ भी आप इसी वेरिएशन से शुरू करेंगे और लेमार्क, डार्विन, डी वेरीज, इनका कंट्रीब्यूशन सारा आपके वहाँ है। तो ये तो बात थी वेरिएशन की। अब हम आते हैं हेरिडिटी पर। ठीक है, जेनेटिक्स का जो मेजर पार्ट है वो हेरिडिटी, या मैंने आपको बताया कि जो वेरिएशन होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर से भी होते हैं, म्यूटेशन से भी होते हैं, ठीक है, और हमारे बाकी एक्सप्रेशन से भी। अब इनको हम आगे यूज़ करेंगे हेरिडिटी में। जब मैंने कहा कि जनरेशन टू जनरेशन जब करेक्टर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो आखिर ये वेरिएशन कैसे आ जाती है, कैसे म्यूटेशन होगा, कितने तरह का म्यूटेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन कैसे आएंगे, ये सब हम हेरिडिटी के साथ पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन और उसी के दौरान कैसे कैसे वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे। अब हेरिडिटी में